आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। नफरत की तेज आंधियां कितना भी जोर आजमा लें, लेकिन हमारा मुल्क अपनी मिली जुली संस्कृति और तहजीब का परचम बुलंद किए हुए है। जिस मुल्क की पहचान गंगा जमनी तहजीब से होती है, जिस मुल्क की खूबसूरती वहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता में है, जहाँ राधा की चुन्नी कोई अब्दुल तैयार करता है, जहाँ रसखान मौलाना हसरत मोहानी भगवान श्री कृष्ण की अतुलनीय भक्ति से ओत प्रोत अमर कृतियां और रचनाएं गढ़ते हैं, जहां हो सकता है कि नफरत की आंधियां बहुत तेज चल रही हो, लेकिन कितने ही हम वतनों ने मोहब्बत के रोशन चिरागों को जलाकर रखा है। इन दिनों नफरत की आग इस कदर तेज है कि कपड़ों में हिंदू मुस्लिम देखा जाने लगा है। जानवरों से लेकर कलर तक का बंटवारा कर दिया गया है। खुशी के मौक़ों त्योहारों को मजहबी रंग में देखा जाने लगा है। ये सब चंद सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं, जो कभी इस देश में अंग्रेज किया करते थे। खैर, इन दिनों रूह अफ़ज़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है और इसको भी मजहब की नज़र से देखा जाने लगा है। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं बल्कि लोगों का सुकून है, लेकिन अब इसे शरबत जिहाद कहा जाने लगा है। एक बाबा जो धर्म का भी और अपने उत्पादों का भी व्यापारी है, जिसको उसके झूठे दावों के लिए कई बार कोर्ट से फटकार पड़ी है, जिसके उत्पादों को दुनिया के बहुत सारे देशों ने ही नहीं प्रतिबंध किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कठोर टिप्पणी और दंड प्रावधानों का सामना भी करना पड़ा है। इस बाबा व्यापारी ने इल्जाम लगाया है कि फला शरबत से मस्जिदें और मदरसे बन रहे हैं, इसलिए उसका शरबत पिया जाए। सवाल यह है कि अगर कोई मदरसा या मस्जिद बना रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद किसी भी पंथ, धर्म और संप्रदाय को उनकी धार्मिक आस्था के प्रचार प्रसार करने की इजाजत देता है। खैर, ये उस व्यापारी बाबा की बीमार मानसिकता को दर्शाता है और ये बताता है कि ये व्यापारी बाबा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं यहाँ किसी कंपनी की तारीफ या बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही किसी की एडवर्टाइजिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ बात यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचें, उसकी मार्केटिंग करें, लेकिन उसको मजहबी रंग देकर लोगों के बीच नफरत का बीज ना बोएं, क्योंकि इससे आने वाली नस्लों को बहुत परेशानी होगी, जिसके जिम्मेदार यही नफरती लोग होंगे। व्यापारी बाबा ने जिस शरबत का बिना नाम लिए उस पर कई इल्ज़ाम लगा दिए, वो शरबत 100 साल से ज़्यादा वक्त के बाद आज भी लोगों का सुकून है और उनका प्यार है। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं, एक सोच है, और उस सोच का नाम हमदर्द पड़ा है। क्या आप जानते हैं, जिस रूह अफ़ज़ा ब्रांड से आपकी गर्मियों की यादें जुड़ी हैं, वो किसी बड़े कॉरपोरेट बिजनेस का हिस्सा नहीं बल्कि एक वक्फ है। हमदर्द को 1948 में हकीम अब्दुल मजीद साहब के बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वक्फ आम यानी कि पब्लिक चैरिटेबल वक्फ घोषित किया था। ये एक आम वक्फ की तरह नहीं बल्कि एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य क्षेत्र मेडिकल रिसर्च, यूनानी चिकित्सा का विकास, शिक्षा जैसे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, गरीबों की सहायता से लेकर कई अन्य क्षेत्र हैं। अब आते हैं उस शरबत पर जिस पर न जाने कितने इल्ज़ाम उस व्यापारी बाबा ने लगाए हैं। साल था 1907 और जगह थी दिल्ली का लाल कुआं, जहां एक छोटे से दवाखाने में हमदर्द की बुनियाद रखी गई। उसी दवाखाने में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब ने एक ऐसा शरबत रूह अफ़ज़ा ईजाद किया जो बाद में हर घर की पहचान बन गया। असली कहानी तब शुरू हुई जब हाफिज हकीम अब्दुल मजीद साहब, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले थे, दिल्ली आकर बस गए, जहां उन्होंने हकीम अजमल खां के मशहूर हिंदुस्तानी दवाखाने में मुलाजमत शुरू की। लेकिन दिल में एक ख्वाब था, कुछ ऐसा करने का जो लोगों के काम आए, जो सिर्फ इलाज ना हो, एक एहसास हो। इस ख्वाब ने उन्हें मजबूर किया कि वो नौकरी छोड़कर अपना दवाखाना शुरू करें, और यूं शुरू हुआ हमदर्द दवाखाने का सफ़र। दवाओं में उनकी दिलचस्पी बचपन से थी और जड़ी बूटियों से उन्हें इश्क सा हो गया था। उस दौर में बाजार में अलग अलग शरबत मौजूद थे, गुलाब, अनार वगैरह, मगर सब बिखरे हुए थे। हकीम साहब चाहते थे कि एक ऐसा शरबत तैयार हो
जो कई फूलों फलों सब्जियों और औषधीय बूटियों का मेल हो, कुछ ऐसा जो टेस्ट में लाजवाब हो और सेहत के लिए भी मुफीद हो। दवाखाने में उस वक्त एक और माहिर शख्स थे, हकीम उस्ताद हसन खां साहब, जो सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते थे। हकीम अब्दुल मजीद साहब ने उनसे अपनी ख्वाहिश बयान की और हसन साहब ने कई दिनों की मेहनत से एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसमें गुलाब, केवड़ा, संदल, संतरा, अनानास, तरबूज, गाजर, पालक, हरा कद्दू, पुदीना, खुरफा, कासनी, नीलोफर, मुनक्का, हरा धनिया, गांवज़बा, सलाद, पत्ता, नींबू, नारंगी, कुछ और भी चीज़ें इसमें शामिल थीं। कहते हैं जब ये शरबत पहली बार तैयार हो रहा था तो उसकी खुशबू दवाखाने की दीवारें पार कर सड़कों तक पहुंच गई। लोग खिंचे चले आए कि आखिर ये क्या चीज़ है। जब वो मखमली शरबत तैयार हुआ तो उसका नाम रखा गया रूह अफ़ज़ा। ये नाम पंडित दयाशंकर नसीम की मशहूर इश्किया मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया, जिसमें एक किरदार का नाम था रूह अफ़ज़ा, नर्म, खुशबूदार और दिल को भा जाने वाली। आज एक सदी और लगभग 118 साल बाद रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक पेय नहीं, एक पहचान है। हर घर में, हर तबके में, हर धर्म में रमज़ान के इफ्तार से लेकर होली की ठंडाई तक रूह अफ़ज़ा हर एक घर की शरबत बन गई है, जो वक्त और तहजीब को जोड़ता है। बाकी नफ़रत ने हर एक दौर में पनपने की कोशिश की, लेकिन इस देश की अमन पसंद आवाम और गंगा जमुना तहजीब ने इस नफ़रत को टिकने नहीं दिया। आप किसी की नफ़रती सोच में ना आए, एक मोहब्बत और इंसाफ पसंद समाज का निर्माण करें ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सुनहरा हो। शुक्रिया।